लोगों में सर, सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सब लोगों से एक बार चर्चा कर सकूं, वार्ता कर सकूं और जिन भी लोगों को जो भी डाउट्स है वो क्लियर कर सकूं। अगेन आई एम सेइंग आई एम नॉट अ गुड स्पीकर, बट आप ही लोग हैं जो मुझे शायद मदद करेंगे कि मैं इस कॉन्वर्सेशन को आगे जा सकूं। तो फर्स्ट आई लाइक टू से कि जो भी बच्चे हैं, इफ दे वांट टू शूट एनी क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन उन्हें तो बच्चे कुछ मिलेगा नहीं। लक्ष्य हो गया है कि एक पॉइंट को बोलना है, उसके अलावा बाकी और जो डाउट्स हैं मैं बता दूँ, ताकि मैं अपना एड्रेस ही ऐसा रखूँगा वरना आप लोग बोर हो गए और बच्चे जल्दी बोल जाते हैं एड्रेस से। और कोई सवाल? से थैंक्स कि आप सब लोगों ने मेरा सम्मान किया। और अशोक जी, क्योंकि ये प्रोग्राम शायद पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि मैंने बहुत बताया था कि मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, तो उनका भी बहुत बड़ा थैंक्स कि ये मेरी अपॉर्चुनिटी की अपॉर्चुनिटी मिला मुझे आपसे बात करने का। फर्स्टली आई वांट टू से कि व्हाटएवर आई एम, जो भी मैं आज हूँ वो सिर्फ मेरी माता जी और मेरे पिताजी की वजह से हूँ। और पिताजी एक्चुअली अब बीच में नहीं है, बट आई थिंक यहाँ पे भी होंगे, खुश हो रहे होंगे कि मुझे आज मौका मिला कि मैं अपने देश की सेवा कर सकूँ, अपने समाज की सेवा कर सकूँ। तो सबसे पहले तो मैं उन्हीं का नमन करता हूँ। दूसरी बात यह कहूँगा कि गुर्जर समाज एक ऐसा समाज है जो वीरता का प्रमाण हमेशा देता है। और शायद तक मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यूपीएससी जैसी परीक्षा में कोई भी चीज़ करनी होती है। हमारे ट्विंस हैं, समुद्री ट्विंस, जो IIT में जाके लोगों को कंफ्यूज कर रहे होंगे, या फिर सतीश जी हो गए, या फिर सीता जी हो गए, जो इतनी उम्र होने के बाद में भी एक मोटिवेशन रख रहे हैं पढ़ना। तो शायद तक वो प्रमाण है कि गुर्जर समाज एक ऐसा समाज है जो वीरता के गुर्जर समाज में आने का मौका दिया। इसके बाद में जैसे कि बच्चे कह रहे थे कि लक्ष्य, तो लक्ष्य के ऊपर बोलते हुए अपनी जो कहानी है वो भी आपको बताऊंगा और कैसे मैं अभी आगे सोच रहा हूँ कि आगे क्या चीजें करनी है। तो जैसे कि आप लोगों ने उसमें विवरण पढ़ा होगा, विवरण में लिखा होगा कि क्लास 12 किया, देन IIT किया, बट उसके पीछे एक बैक स्टोरी है, उसके पीछे एक कथा है, एक कहानी है। शायद उसी की वजह से मैं फिर आगे मोटिवेट हुआ कि मुझे यूपीएससी एज ए करियर सिलेक्ट करना है। जैसे कि आप सब जानते होंगे कि यूपीएससी परीक्षा एक IIT का प्रिपरेशन कर रहा था कोचिंग से, लेकिन उसके पीछे क्लास 10th में जब पापा ने एडमिशन करवाया कोचिंग में, उसी के बाद से उनकी तबियत खराब रहने लगी। तबियत ऐसी खराब थी कि जॉब छूट गया। डॉक्टर ने बोला, एक्चुअली वो अपने पलंग से उठ नहीं पाते थे। 2 साल कंटिन्यूअस क्लास 10th के बाद में 11th 12th में ऐसे ही हुआ कि वो बेड पे थे पूरा टाइम, बात भी नहीं कर पाते थे एक्चुअली। मम्मी ऐसे, मैंने कहा कि उन्हीं की वजह से मैं यहाँ पर हूँ। उन्होंने काम किया, एज ए रिसेप्शनिस्ट काम किया, और उस प्रॉब्लम की घड़ी में उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक सपोर्ट किया, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि व्हाटएवर यू वांट टू डू, तुम्हें जो भी करना है वो करो, ये मत सोचो कि हमारी स्थिति कैसी है। सेम पापा, तो वो बोल नहीं पाते थे, बस हमेशा उनका जब भी थोड़ा भी बोलते थे तो बस वो यही बोलते थे कि घर को बेचो, जो भी है अपने पास जेवर बेचो, जो भी करना है, लेकिन इससे पढ़ाना जरूरी है। क्योंकि मैंने एक सपना देखा था कि मैं सेवा करूंगा, शायद मुझे अपनी जो स्थिति अभी जो है, जो तबियत खराब हो गई है, तो उसके पहले जो चीजें हुई उन सबके वजह से मुझे सेवा करने का मौका नहीं मिला। तो वो एक सपना था। विपत्तियां देखी, जो दिक्कतें देखी कि कैसे आप सरकारी हॉस्पिटल जाते हैं जब, क्योंकि जब आपके पास पूरा पैसा खत्म हो जाता है तो आखिरी में एक रिजॉर्ट बचता है कि आप जाएंगे सरकारी अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में। वहाँ पे जाने के बाद में बोला कि डॉक्टर है, तो डॉक्टर 2 दिन तक वो एक टॉयलेट के सामने एक्चुअली लेट रहे थे, कोई डॉक्टर नहीं आया। एंड यही एक चीज थी गवर्नमेंट सिस्टम की विच आई डिसलाइक, कि आपके पास इंसान आता जब है जब वो बिल्कुल ही हेल्पलेस हो जाता है, जब उसके पास कुछ भी चीज नहीं होती है कि वो कहाँ पे बदल लिया, जब वो सरकार का दरवाजे खटखटाता है। और उस समय पे अगर कोई इंसान आता है आपके पास, तो आपका एक मौलिक कर्तव्य बस यही होता है कि आप उसकी सेवा करेंगे, क्योंकि आप सरकार हैं। नहीं हुआ तो मुझे लगा कि ठीक है, आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि क्लास 12 का एग्जाम 7 दिन बाद ही था, एंड आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट एग्जामिनेशन आल्सो। जे का प्रिपरेशन करते करते 12th का प्रिपरेशन करते करते बीमारी में इतना उलझ गया था मैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं करूँ क्या, कैसे कैसे एग्जामिनेशन लिखा। लेकिन उस एग्जामिनेशन लिखते समय ही डॉक्टर ने हमें ये भी कह दिया था कि अब आपके पिताजी को बचाना मुश्किल है। तो उससे और टेंशन बढ़ा, क्योंकि आप 12th के एग्जाम लिख रहे हो, यू नो कि आपका करियर उस पर डिपेंड करता है। अगर आप 12th में अच्छा नहीं करोगे तो हमारा समाज ऐसा है, हमारा कंट्री ऐसा है कि यहाँ पर नंबरों की कीमत ज्यादा है।
लाइक कोई चारा नहीं बचा, क्लास 12 का एग्जाम दिया, आईआईटी का मेंस एग्जाम दिया। उसी बीच में 24 अप्रैल को पापा के अनफॉर्चुनेट डिमाइस हुआ। एक ही महीने बाद जी एडवांस का शेड्यूल के हिसाब से एग्जामिनेशन था, मेंस का रिजल्ट आया नहीं था उस टाइम पे, उससे कुछ दिनों बाद आने वाला था। तो पहले अपने दूसरे दिन जब आप जो भी दिया है वो कर रहे थे, दूसरे दिन रिजल्ट आया मेंस का और मेंस हो चुका था। उसी दिन मम्मी ने मुझे कहा कि ये मौका सबको नहीं मिलता कि तुम मेंस निकाल दिए हो, क्योंकि उस टाइम पे मुझे भी ऐसा लगता था कि आईआईटी इज अ डिफिकल्ट थिंग, क्योंकि उसके पहले मेरा किसी से कम्युनिकेशन नहीं हुआ था जो आईआईटी निकाला हो कोचिंग के अलावा। समाज में मेरी किसी से बात नहीं हुई थी ऐसे। तो मम्मी ने कहा कि पापा ने बस यही कहा है कि तुम नहीं रुकोगे, कुछ भी हो जाए। वही बात थी। तो जो 10 दिन का प्रोग्राम होता है, जो कि पीआई करते हैं, वो पीआई भी करता था और फिर जाके कोचिंग में पढ़ाई भी करी कि कैसे तैसे जो मम्मी मेरे ऊपर जो फेथ पोस्ट कर रहे हैं, जो भरोसा उनका है वो टूटने ना दूं। शायद उसी भरोसे को देखते हुए मैं गया, एग्जामिनेशन लिखा, somehow I cracked IIT, but the rank was not decent, rank इतना अच्छा नहीं था कि मुझे अच्छा ब्रांच मिल सके मनपसंदी कॉलेज में। मम्मी ने तो मैंने मम्मी से बात करी कि मम्मी ऐसी सिचुएशन है, हो तो गया है बट वो नहीं हुआ जो दिल चाहता है, वो नहीं हुआ है जिससे शायद कुछ मैं ऐसा कर सकूं जिसमें मतलब जिस चीज़ पर मुझे गर्व हो। तो मम्मी ने कहा कि ड्रॉप ले लूँ। 12th के बाद में हम सब लोग सोचते हैं कि ड्रॉप लेना एक टैबू है, मतलब नहीं लेना चाहिए। काफ़ी बार फैमिली वाले बोल देते हैं कि ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, लेकिन इसके अलावा भी मम्मी हमेशा कहते हैं कि ड्रॉप ले लो, ड्रॉप ले लिया। फॉर्चुनेटली सिलेक्शन भी हो गया जो कॉलेज चाहिए था, बिकॉज आईआईटी के क्षेत्र में आईआईटी मुंबई की ड्रीम होता है कि उस कॉलेज में जाकर आप अपना व्यक्तित्व उतार सकते हैं सबसे ज़्यादा, अधिकतम जितना भी हो सके उतना ज़्यादा। वहाँ पे गया, 4 साल की चीज़ें देखी, लेकिन आखिर में ख्याल वही आया कि जब पापा उस बिस्तर में थे तो यही चाहते थे कि मैं इतना आगे बढ़ूँ कि मैं देश की भी सेवा करूँ, अपने समाज की भी सेवा करूँ और उनका भी नाम रोशन करूँ। वही सोचते हुए रिसोर्स संस्था की मम्मी जब भी जॉब कर रही थी, मम्मी ने बोला कि ठीक है घड़िया का एडमिशन इंटर होती वो मत लेना। मैंने इंटर नहीं किया। मैंने बोला कि ठीक है घड़िया का एडमिशन होगा, इंटर नहीं करूँगा, मैं उसमें पढ़ाई करूँगा, क्योंकि मेरे पास 1 ही साल था। मैं अपने दिमाग में सोच के चला था कि 2019 में अगर मैं पास हो रहा हूँ तो 2020 में मुझे सर्विस पे जानी है कुछ भी है। इट वाज लाइक कि उसके अलावा मैं कुछ सोचा नहीं। पापा का मोटिवेशन जो था, मम्मी से जो सपोर्ट मिला, उसको लेते हुए इन मिनिमम रिसोर्सेज, कम से कम पैसे में कैसे जैसे आखिरी 2 सेमेस्टर में यूपीएससी का प्रिपरेशन किया। जिस टाइम पे मैं इंटर्नशिप कर सकता था करियर कैंप में, उस टाइम पे आई वेंट टू दिल्ली, दोस्तों से थोड़ा पैसा लिया, थोड़ा बच्चों को आसपास कॉलेज के आसपास बच्चों को पढ़ा के पैसे इकट्ठा किए, उस पैसे को ले जाके दिल्ली जाके कोचिंग कर लिया। अब कोचिंग में भी ये था कि केमिस्ट्री मेरा ऑप्शनल था, 8 महीने पढ़ना होता है, मेरे पास था सिर्फ 2 महीना लिमिटेड, क्योंकि कॉलेज वापस ज्वाइन भी करना था। मैंने कहा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, जाते हैं दिल्ली, जाते हैं दिल्ली गया रहा। 2 महीने मैंने कोशिश करी, जो कोचिंग टीचर थे कि मैं नहीं जानता, मेरे को मैक्सिमम सिलेबस आप कंप्लीट करके दीजिए। तो मेरे इस एटीट्यूड की वजह से बाकी जो बच्चे थे उनको दिक्कत हो गया कि मतलब 8 महीने का सिलेबस तो आप 2 महीने में चाहते हो, तो फिर उसकी वजह से उनको स्लो पढ़ाना पड़ा। लेकिन फिर भी इतना सिलेबस हुआ था कि 30% के आसपास सिलेबस हुआ, 70% वापस लेके आ गया कि नहीं हुआ अभी तक। लास्ट 2 सेमेस्टर्स से आईआईटी के एक सेमेस्टर जो था सेकंड लास्ट सेमेस्टर, उस सेमेस्टर में मैं सिर्फ एक ही चीज़ करता रह गया कि कैसे कैसे केमिस्ट्री को थोड़ा ठीक कर लें ताकि यूपीएससी में लिखने लायक तो बन जाए, वरना ऐसा ना हो कि हो जाए और फिर बाद में पता लग रहा है कि ऑप्शनल ही नहीं आता है। उसी चीज़ को सोचते हुए अगले फरवरी तक, जनवरी तक, क्योंकि मैंने यूपीएससी दिया था 2019 में, उससे 6 महीने पहले जनवरी में मैंने सोचा कि ठीक है अब ये 6 महीने जिसके अंदर करंट अफेयर्स में ये सारी चीज़ें होती हैं, तो मैंने सोचा ठीक है आप यही करते हैं, यही पढ़ते हैं। प्रीलिम्स तक मैं तैयार हुआ। एक और दिक्कत पेश आ गई कि यूपीएससी के ठीक 1 महीना पहले मम्मी की भी तबीयत खराब होने लगी थी। कुछ तो उन्हें दिक्कत थी, हमने न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया फिर बाद में। उसके अलावा मम्मी की तबीयत के साथ में मेरा एंड सेमेस्टर एग्जाम भी आ गया। अब मैं डाउट में था कि एंड सेमेस्टर के एग्जाम में एक्सेल करना है, किस तरह से नंबर लाना है, या फिर यूपीएससी करो। एग्जाम दिया। अब उसमें लेकिन एक ऐसी चीज़ थी जो उस दिन तक मैं ध्यान रखा कि कुछ भी हो जाए, अगर बाहर अगर पढ़ना है तो पढ़ना है। अब आपका एंड सेमेस्टर एग्जाम हो रहा हो,
उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर इतनी हिम्मत है कि यूपीएससी देना है, इतनी हिम्मत भी होनी चाहिए कि एंड सेमेस्टर वाले दिन भी आप सुबह पेपर जरूर पढ़ के जाओगे, क्योंकि अगर वो छूटा तो वो हो जाएगा बैकलॉग। जो इन जनरल सभी एग्जाम्स में होता है कि अगर आपने एक दिन किसी चीज को छोड़ा तो आपके अंदर जो मोटिवेशन होता है या फिर कंटिन्यूटी होता है वो पूरा ब्रेक हो जाता है। तो वो चीज को ध्यान रखते हुए एग्जाम के एंड सेमेस्टर खत्म हुआ, अब बचा था एक महीना था इसमें प्रीलिम्स देना है। प्रीलिम्स की तैयारी एवरेज टाइप पे हो चुकी थी, तो आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट कि बिल्कुल हो ही जाएगा। पर फिर से वही ख्याल आया कि जब सोचा था कि यूपीएससी करना है तो ये भी तो सोचा था कि कुछ भी हो जाएगा करेंगे, और मम्मी को वादा भी किया था कि एक ही साल में करना है। अब उस वादे को तोड़ सकते हैं, गया प्रीलिम्स दिया। अब काफ़ी रोचक चीज़ हुई प्रीलिम्स में, मैं हॉल के अंदर उसका एग्जाम लिखा थोड़ा अच्छे से कि ठीक है सही होगा। एग्जाम देख के जब बाहर आया, अब क्योंकि पहली बार एग्जाम दिया था तो ऐसा लगता था कि ठीक है आसान होगा, डिफिकल्ट होगा, जो भी होगा हो जाना चाहिए। बाहर आया, किसी एक कोचिंग का आंसर की देखा, नंबर देखे तो बने नहीं, जितने मिल जाएंगे लिखते हैं। नंबर आ रहे थे 100 के आसपास, उसको 99-100 के आसपास। मम्मी को कॉल किया कि मम्मी मुझसे देखा बच्चा आज तक पैदा नहीं हुआ है, क्योंकि मतलब यही चाहते थे उस टाइम पे, क्योंकि इमोशनली काफी अनस्टेबल हो गया उस टाइम पे, क्योंकि आपने जब प्रिपरेशन किया है, घर पे इतनी खराब सिचुएशन है, जॉब नहीं किया, एंड देन एडमिटली यू आर गोइंग इन द रूम, आप रूम में गए एडमिटली एग्जाम निकाल के आना, जब बाहर आते पता लगता है कि अचानक से 100 भी नहीं बन रहे जिससे शायद सिलेक्शन हो जाए। अगले 15 दिन तक तो मेरा जो सिचुएशन था बस यही था कि तैयारी करूँ अगले साल की या फिर रो। घर पे आया, मैं मम्मी को बोला कि मम्मी नहीं हो पाएगा इस साल, बेकार हूँ, वेस्ट हूँ मैं, यही सब शब्द थे। क्योंकि आप इमोशनली इतने ज़्यादा अंदर हो जाते हैं, आपको आपका अपने ऊपर से जो विश्वास है ना वो टूट सा जाता है, और जो काफ़ी लोग साथ में होता है। लेकिन ठीक है, शायद किस्मत तो थोड़ा मंजूर था। बाद में फिर थोड़ा वेट किया मैंने, उसके बीच में फिर वापस वही केमिस्ट्री का बचा हुआ था, सोचा कि अगले साल की तैयारी कर लेते हैं, उसकी तैयारी में लग गए। लेकिन फॉर्चुनेटली 14 जुलाई का शायद प्रीलिम्स रिजल्ट आया। एक्सपेक्ट करके रिजल्ट आया ना, ये नहीं एक्सपेक्टेड था कि नाम दिख जाएगा, क्योंकि प्रीलिम्स मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि आईआईटी की मतलब अपने यूपीएससी की तैयारी करने सबसे कोई डिफिकल्ट पार्ट है तो वो प्रीलिम्स, क्योंकि प्रीलिम्स में मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स निकल जाते हैं। जैसे अगर समझिए 10 लाख लोगों ने प्रीलिम्स का फॉर्म भरा, 6 लाख लोग वहाँ तक पहुँच गए कैसे कैसे एग्जाम देने के लिए, तो उसमें से फिर वो 10,000 लोग होंगे शायद जो मेंस लिखने का मौका पाएंगे। तो अब उन 10,000 लोगों में आना डिफिकल्ट था, इसके नंबर आता उस हिसाब से, लेकिन रिजल्ट आया, लाइट चली गई। इंटरेस्टिंग चीज टाइम पे लाइट चली गई, तो मुझे समझ में नहीं आया कि तो ठीक है रिजल्ट में नाम नहीं आ रहा था, लेकिन इतना बुरा कि मैं रिजल्ट भी ना देख पाऊँ। लाइट आई, सर्च किया नहीं, फॉर्चुनेटली नाम रोल नंबर था जिसमें बिलिंग नहीं हुआ, ऑब्वियसली 98 पे उस टाइम पे, अभी तो कट काफी नीचे आया है, 98 पे बिलिंग था, अभी पिछले साल के कट देखे थे तो नहीं लगा होगा, पर हो गया। उस दिन मम्मी को बोला मैंने, अब कोई ये यूपीएससी की हिम्मत नहीं कि मुझे बाहर निकाल दो यूपीएससी, कैसे भी करूँगा, आखिरी लिस्ट में नाम लेके आऊँगा, यही वर्ड्स बोला, फटाक से बैक पैक किया, दिल्ली गया थी। केमिस्ट्री हुआ नहीं है, 2 महीने का पढ़ा हुआ है, 7 महीने में कोशिश करी जबकि 30% मतलब और हुआ है, 50% सिलेबस केमिस्ट्री, जीएस में भी डामाडोल, लेकिन पहुंच गए दिल्ली कि चलो ठीक है परीक्षा लिखते हैं शायद कुछ हो जाए आगे और, क्योंकि आप फिर से वादा कर दिया कि मम्मी आपको निकाल दिया होगा नहीं होगा। दिल्ली गया, अब दिल्ली में मेरे पास लिमिटेड टाइम का 2.5 महीने बचा था, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हुई थी, थोड़ी मैंने पहले की थी, विदाउट कॉलेज में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर चुका था, लगा कि ठीक है उतना प्रैक्टिस से शायद कुछ हो जाएगा। टेस्ट सीरीज ले लिया, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लिया। उस टाइम पे दिक्कत ये थी कि ऑफलाइन के 15,000 रुपये लग रहे थे टेस्ट सीरीज देने के लिए, ऑनलाइन के 7,000 रुपये लग रहे थे। दिल्ली में रूम लेके रह रहा था, पैसा था नहीं, मैंने सोचा ठीक है ऑनलाइन ले लेते हैं, अपने आप को सीरियस करके रूम के लिखूंगा पेपर के। यही सोचते हुए फिर सुबह हर रोज सुबह 5 बजे उठता, रात को 2:30 बजे तक नहीं सोता, क्योंकि टाइम कम था। और मैं उस टाइम पे आपको बोलिए बावला जो होता है ना शब्द शायद अच्छे से बता पाएगा कि यूपीएससी के लिए बावला हो गया, वो सनक थी, वो पागलपन था कि अब मुझसे ये एग्जाम छूटने ना पाए, क्योंकि मौका मिला तो खत्म करना है, सीधी सी बात है। बार बार प्रयत्न करके कोई फायदा नहीं होता जिंदगी में। ये चीज याद रखिएगा कि अगर आपको अगर मौका मिला है, अगर कुछ भी अनफॉर्चुनेट नहीं हुआ है आपके सामने, बुरा नहीं हुआ है, तो फिर जाइए और उसे खत्म करके आइए, पीछे नहीं देखना है। फिर उस टाइम पे ये कभी ना सोचें, क्योंकि मैंने भी नहीं सोचा
कि नहीं होगा, एक बार प्रीलिम्स हो गया मतलब फिर तो होना ही है। इसी में वो IIT की बात हो या फिर आप NDA कर रहे हो, कोई भी परीक्षा कर रहे हो, ये बिल्कुल बेसिक चीज है कि करना है तो करना है और करूंगा। इसी के साथ फिर मेंस दिया, लेकिन उसके बीच में भी कुछ चीजें हुई कि जिससे शायद मैं डिमोरलाइज हो सकता था। जैसे कि पहली बात थी कि सिलेबस कंप्लीट नहीं था, तो काफी बार लगता था कि नंबर नहीं आ रहे हैं। आप टेस्ट दिया है आपने 250 नंबर का, आप ला रहे हैं 70 नंबर, तो फिर से कुछ चीजें नहीं होती हैं। मैंने कोचिंग में फोन किया कि सर आपने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज था कि आपने गलत कॉपी तो चेक नहीं करती, इतने कम नंबर तो नहीं पाते हैं अगर आप मेहनत करते हैं तो उन्होंने कहा कमी आप में है ये समझे पहले, उसके बाद में बोले कि हमने गलत किया नहीं किया। एंड वो जो शब्द थे ना उनके कि कमी आप में है, हमें मत बोले, पहले अपने आप को ठीक करें फिर आगे बात करें। वो बहुत ज्यादा सही कर गई कि यार ठीक है शायद तक ये सही बोल रही हूँ, मुझ में ही कमी होगी। उन्होंने बताया कि हर साल लोग यही लिखते हैं, इसमें नहीं होता है, कुछ अलग लिखो, कुछ अलग लिखोगे तो ही कुछ अलग बनोगे। वही यूपीएससी का फंडा है, कुछ अलग लिखोगे तो ही कुछ अलग बनोगे, कुछ अलग बनने का सोचोगे तो ही तो यूपीएससी करोगे, वरना नहीं करोगे। तो यूपीएससी में प्रिपरेशन में जाके भी अगर वही सब कुछ किया जो बाकी लोग कर रहे हैं, भीड़ कर रही है, तो कहाँ यूपीएससी क्लियर करोगे, नहीं करोगे। यही कहानी है। ठीक है, मेंस देने जा रहा था, मेंस के 2 दिन पहले मम्मी को भी बहुत देर बताया मैंने, सीपीआर इस हाथ में एक्चुअली जब आप प्रैक्टिस करते हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका हाथ का सिचुएशन इज लाइक बहुत वर्ष हो जाता है। तो वो कुछ पैरालिसिस टाइप कुछ तो था, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि क्या था, कि हाथ से लिखते नहीं बनना था। जब प्रैक्टिस करता उस टाइम पे एक रात पहले शुरू हो गया हाथ, समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, कैसे लिखें, क्योंकि आप टेंशन में एक एग्जाम लिखने को मिल गया है लेकिन हेल्थ ही साथ नहीं दे पा रही आप। तो यहाँ पे दूसरी चीज कि आप जितनी भी तैयारी करें हेल्थ का जरूर ध्यान दें, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। अभी लगता है कि ठीक है चीज पिज्जा खाएंगे और सब कुछ समोसा खाएंगे और बिल्कुल अच्छा रहेगा, क्योंकि जवानी में समझ नहीं आती चीजों की, लेकिन फिर बाद में 30-35-40 में लगता है कि अब दिक्कत है। अगर हमारे साथ सब लोग बैठे हुए हैं आज, तो शायद इसलिए बैठे हैं कि सब लोगों ने किसी टाइम पर हेल्थ पे ध्यान दिया है। तो सेकंड ये लेसन था उसी जर्नी में कि हेल्थ इज वेल्थ, तो उसका ध्यान रखें। आप अभी से अगर लाइफ में लाएंगे तो फायदा होगा। अब बचा कुछ नहीं, रात को डॉक्टर को दिखाया अर्जेंटली कि डॉक्टर हाथ काम नहीं कर रहा है, उन्होंने मेडिकेशन दिया। किस्मत थी कि वो थोड़ा ठीक हो गया, मैं लिख पा रहा हूँ। एग्जाम में लिखते लिखते फिर काफी दर्द करने लगा है, इट वॉज हेवीली पेन, मतलब काफी दर्द कर रहा था। तो उस टाइम पे सामने इन्विजिलेटर था, मुझे बहुत गुस्सा आया अपने ऊपर कि यहाँ पे आके भी अगर तुम लिखने में भी फिर कोताही कर रहे हो तो फिर क्या ही है, भले कुछ भी हो रहा हो, पर हाथ ऊपर से फर्क नहीं पड़ता, एग्जाम लिखना है तो लिखना है। तो बचपना ही कही है आपकी, मैंने अपनी उंगली को बहुत से चबा दिया, इतना स्ट्रॉन्ग बाइट था कि वो जो उसके जो बाइट के मांस बने थे चबाने के, वो 1 महीने तक तो रहे और थोड़ा सा ब्लीडिंग भी हो गया था उसी टाइम पे। सामने वो बंदा बैठा हुआ इन्विजिलेटर, मुझे बोला कि अच्छा ये सब कर रहे हो, एग्जाम को लिख रहे हो, मैं अभी फर्स्ट एड ला दूंगा, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, मैं लिखूंगा एग्जाम। तो वैसे जैसे 4 दिन खत्म कर एग्जाम के 1 हफ्ते के बाद बीच में ब्रेक होता है, क्योंकि ऑप्शनल कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा टाइम दे देते हैं, ऑप्शनल लिखा घर आ गया। तो ये सब मतलब सिचुएशन की दिक्कतें आ रही थी, बट दिक्कतों को ओवर ही कर दिया, क्योंकि दिक्कतें मुझे हरा नहीं सकती, ये मानिए बस। ठीक है, दिक्कतें आती इसीलिए ताकि आपको अपना पोटेंशियल मिले। अगर दिक्कतें नहीं होंगी जिंदगी में तो आपको अपना पोटेंशियल पता नहीं चलेगा। कोई भी हो, किसी भी लेवल पे वो काम कर रहा हो, अफसर हो या फिर मजदूर हो, अगर दिक्कतों का सामना नहीं करेंगे तो मजबूत पर्सनैलिटी नहीं बनेगी कभी भी। तो बस वही सोचते हुए ठीक है आ गए एग्जाम देके, होपफुली वापस से कॉल आ गया, ठीक है इंटरव्यू भी दे रहे हो। मैंने सोचा अच्छा ठीक है, किस्मत अच्छा साथ दे रही है कि लकीली प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, अब इंटरव्यू की बारी। दिल्ली इंटरव्यू के लिए गए, मेरे यूपीएससी इंटरव्यू के जो चेयरमैन थे वो बस्ती सर थे, एक्स IPS हैं, यूपीएससी नंबर बने। तो मैं जैसे अंदर गया उन्होंने पता नहीं क्या, तो मेरा उस दिन का पहला इंटरव्यू था जिस दिन मेरा था, क्योंकि यूपीएससी इंटरव्यू में जो क्रम रखते हैं वो एज वाइज रखते हैं, आइटम वाइज रखते हैं। तो जो सबसे कम आइटम वाले हो जाते हैं उनको सबसे पहले भेजते हैं, ताकि उनका साइकोलॉजी, मुझे ऐसा लगता है कि वो इंटरव्यू को थोड़ा प्रैक्टिस देना चाहेंगे कि आप तैयार हो जाइए, फिर बाद में तो आएंगे योद्धा जो 2-3 सालों से दे रहे हैं। गया इंटरव्यू देने, चेयर पे बैठने का मतलब है, चेयर पे बैठ जाइए, ठीक है सर बैठ जाता हूँ, बैठ गया, सबको विश कर दिया गुड मॉर्निंग। अब ये हुआ कि बस्ती सर, क्योंकि उस टाइम कोरोना की कुछ खबरें आने लग गई थी, फरवरी का टाइम था, फरवरी मार्च था, कोरोना की खबरें आई थी।
तो सर ने शायद मुझे यही सोचते हुए बोला कि इसका सेंस ऑफ ह्यूमर कितना है देख लेते हैं, सेंस ऑफ माइंड कितना है, कितना प्रैक्टिकल पर्सन है देख लेते हैं। उन्होंने बोला कि मैं स्टैंड अप। बोला वाई सर, आई थिंक ये नहीं बोलना चाहिए था बट बोल दिया वाई सर, क्योंकि वो बचपना तो सही, क्योंकि नया नया जब बंदा जाता है तो उसको समझ नहीं होती कि ये लोग क्या कर सकते हैं। जो बार बार जा रहा है तो समझ में आया था कि ये लोग क्या चाहते हैं। तो उन्होंने खड़े हो, मैंने कहा ठीक है सर, मैं खड़ा हो गया। फिर उन्होंने बोला कि थोड़ा सीट पीछे करो। फिर मुझे चेक कर गया कि अच्छा क्या बोलूँ, तो मैंने सीट को पीछे कर दिया। उन्होंने ठीक है, बोलते कितना डिस्टेंस हो गया। मैंने सर 6 फीट होगा, बस इतना काफ़ी है। बोलते नहीं हमको तो और भी चाहिए, और कुछ करवाया। अब इंटरव्यू आपका शुरुआत कैसा हो रहा है, आप समझ पा रहे हैं कि आपको यहाँ पे मतलब आप जैसे ही पहुँचे आपके ऊपर स्ट्रेस कर रहे हैं कि बंदा कितना स्ट्रेस में आता है, कुर्सी फेंकेगा कि नहीं फेंकेगा। उसके बाद में बस वही मैं खड़ा हो गया, वहाँ पे चेयर को खिसकाया खड़ा हो गया। अब उसके बाद उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बोल दी मुझे, और कुछ समय बाद मैं खड़ा रहा, कुछ देर तक मैं चुप मौन रहे, कुछ नहीं बोले। कुछ समय बाद उसके उन्होंने मुझे बोला, मतलब मैंने तुमने उनसे पूछा सर क्या है, तो मुझे बोलते कि मैं देखो मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम बैठो ना बैठो, मैं तो इंटरव्यू ले लूँगा, है ना, तुम्हारा खड़े करके इंटरव्यू ले सकता हूँ, उसमें देना दे दो, मतलब बैठा के दे दूँ। मैंने बोला सर ओके, और इसका मतलब ये था कि जो करना है करो, चुपचाप से बैठ जाओ। बैठ गया, फिर मैंने इंटरव्यू शुरू करा। वो लंबी प्रोसेस में इंटरव्यू में मैंने बोला हुआ है पहले कि क्या क्या हुआ आप इंटरव्यू लिए, बट ये सब चीज़ें थी कि आपके ऊपर स्ट्रेस में मतलब पहले तो सिचुएशन इतनी बेकार, कैसे जैसे सिचुएशन को पार करके आप पहुंचे एग्जाम देने, एग्जाम में और वर्ष हो गई सिचुएशन, और दिक्कतें पर्सनल दिक्कतें और लग गई। उसके बाद में आप पहुंचे इंटरव्यू, तो इंटरव्यू में अभी वही चल रहा है, लेकिन एक रिलीफ था इंटरव्यू आते कि अब ठीक है मैंने अपना बेस्ट काम दे दिया, क्योंकि मैं पॉजिटिव था कि एग्जाम निकालनी है, तो वो मैं माइंडसेट के साथ में कुछ भी बोलूँगा अगर मैं वहाँ पर तो शायद काम कर जाए, क्योंकि पॉजिटिविटी मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि आप जिस चीज़ के लिए सोचते हैं, आप जिस चीज़ को मानते हैं, वो चीज़ आपके साथ होती है, भले अभी हो या बाद में, लेकिन होगी जरूर। और यही विश्वास रखना चाहिए जो मुझे आ गया था विश्वास, और अभी भी काफ़ी अटूट विश्वास है, क्योंकि जो मैं सोचता गया वो होता गया। यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया, रिजल्ट आ गया, फिर तो आपको पता है यूपीएससी में आप एक बार अगर यूपीएससी निकाल लिए हैं तो फिर आपको जो आदर सम्मान मिलता है वो अनमैच है, वो कहीं मिलेगा। तो ये स्टोरी थी कि कैसे दिक्कतों का सामना करते हुए, पर्सनल प्रॉब्लम्स को करते हुए, फाइनेंशियल इश्यूज अगर आ गए उसको देखते हुए, सब चीज़ों को ओवर पावर करके यूपीएससी को बोल के आ गए कि हाँ निकालना था निकाल लिया, अब आप कुछ नहीं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जब आप लोग जाएंगे, जो भी जाए आप में से, क्योंकि काफ़ी युवा मित्र हैं, काफ़ी लोग जाएंगे आप में से यूपीएससी, मैं आशा करता हूँ आप लोग जाएँ। थोड़ी दिक्कतें होती हैं, लेकिन वो दिक्कतों के बाद में जो फ्रूट मिलता है वो जिंदगी में एक ही बार मिलेगा और कभी नहीं मिल पाएगा, और उसके लिए एक ही मौका मिलेगा आपको। तो जब आप लोग जाएंगे तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, है ना, सिलेबस क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, कितना पढ़ना है कितना लिखना है उससे भी फर्क नहीं पड़ता एक टाइम पर। फर्क पड़ता है कि आपकी सोच क्या है, आप कितनी विपरीत स्थितियों में रहकर भी चुनौतियों का सामना करेंगे और चुनौती को पार पाएंगे। और उस टाइम पे एक चीज याद रखिएगा कि गुर्जर समाज वीरों का समाज होता है। वीरता ना एक ऐसी चीज है जो हम सब में है, और हमें ये भी है कि हम अपनी पुरानी चीजों के ऊपर जाते हैं। सतीश जी का एग्जांपल मैं लेना चाहूंगा, उन्होंने खुद का ही कोट बैक कर दिया, क्यों? क्योंकि गुर्जर है, गुर्जर में वो चीज होती ही है। तो इसी चीज को लेके जाइएगा कि जाना है एग्जाम में तो क्लियर करके ही आएंगे। उसमें फिर ये नहीं सोचना है कि कैसे क्या, वो कैसे क्या सब कुछ क्लियर होता है, क्यों सोच लेना कि क्यों करना है। मेरा क्यों क्लियर था, क्योंकि फैमिली सिचुएशन थी, इसलिए मेरा क्यों क्लियर था कि व्हाई आई वांट टू डू दिस एग्जामिनेशन, कि मैंने जो दिक्कतें देखी, पापा को जिस दिक्कत में देखा, उस टाइम पे जो सिचुएशन हो रही थी घर पे, वो सब देखा। मैं नहीं चाहता कि आप, मैं अगर सर्विस में जाता हूँ तो उसके बाद में मैं इतना कर सकूँ, उतनी सेवा लोगों की कर सकूँ, ताकि किसी और को वो सब दिक्कतें पेश ना आए। तो यही था कि लक्ष्य, मोटा मोटा लक्ष्य यही था। उसका मोटिवेशन कहाँ से आया वो भी, तो ये तो थी स्टोरी। अब इसके अलावा जनरल बातें कुछ, जैसे कि कोई भी एग्जाम है, यूपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, पहले तो आपने क्यों क्लियर कर लिया, मोटिवेशन आपका क्लियर है कि आपको एग्जाम करनी क्यों है। अब ये एग्जाम अभी हमारे समाज में या फिर कोई भी समाज, हमारे देश में महिलाएं बहुत कम आगे आती हैं, लेकिन एक बात जरूर मदद नहीं है, ये ऑब्जर्व भी किया है, ये फील भी किया है, ये ट्रेनिंग में भी फील किया है कि उनसे ज़्यादा फाइटिंग स्पिरिट बहुत कम लोगों की होती है। हमें हमारे डायरेक्टर से बताया करते थे कि
देश मतलब दुनिया में काफी मैराथन होते हैं, मैराथन के अलावा रेसेस होती हैं, वॉक्स होते हैं। 200 किलोमीटर की वॉक हम सोच नहीं सकते, बहुत ज्यादा होता है। 200 किलोमीटर तक चलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, लेकिन महिलाएं जो हैं वो चीज कर लेती हैं क्योंकि उनमें वो डेडिकेशन होता है। हमने घर पे देखा है कि हमारी माताएं बहनें जो भी हैं, मम्मी का एग्जाम्पल है, इतना कुछ होने के बाद में फिर भी सपोर्ट करना इज डिफिकल्ट है, नहीं होता है, हिम्मत टूट जाती है, लेकिन फिर भी करना वो एक महिला ही कर सकती है। पिता एक सपोर्ट होते हैं, लेकिन जो सपोर्ट मम्मी करती है वो कोई नहीं कर सकता। तो ये चीज ध्यान रखें, जब भी कोई हमारी मतलब काफी सारी छात्राएं हैं जो भी जब भी आगे हैं, आप कभी ना डरें, क्योंकि आपसे मजबूत लड़के हैं, लेकिन आप जितने मेंटली मजबूत हो ना उतना कोई नहीं। और किसी भी चीज को पार पाने के लिए मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए होती है। तो ये चीज ध्यान रखें। आप एग्जाम का बोल रहा था, जैसे एग्जाम की तैयारी करने जाएंगे तो सबसे पहले आप क्यों क्लियर कर लिया आपने, एग्जाम क्यों करना है, तो उससे आधी झंझट दूर, क्योंकि फिर ये नहीं सोचना पड़ेगा ना कि क्यों पढ़ रहे हैं। अगर आपने उस टाइम पे सोचा कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, क्यों पढ़ रही हूँ, मतलब क्यों क्लियर नहीं था, तो पहले सोचे क्यों। उसके बाद में फिर आजकल अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया हो गया, यूट्यूब हो गया अपना, यूट्यूब पे काफी सारी रिसोर्सेज अवेलेबल है, पैसा की जरूरत ही नहीं किसी चीज के लिए, फ्री में सब कुछ मिलता है, फ्री में सारी रिसोर्सेज अवेलेबल है। टेस्ट पेपर हो गए, किसी भी एग्जाम के टेस्ट पेपर, कैट दे रहे हैं, अगर आप यूपीएससी दे रहे हैं, आईआईटी में भी आजकल काफी सारे हैं, तो बिल्कुल फ्री रिसोर्सेज हैं, ठीक है। और टीचर्स भी ऐसे हैं जो शायद फ्री आपको अवेलेबल करवाते हैं, मतलब मैं पर्सनली ऐसे टीचर से मिला हूँ जो कि सपोर्ट करते हैं बच्चों को, तो फ्री में आपको रिसोर्सेज मिल जाएंगे। क्यों भी हो गया क्लियर, बस फिर लग जाइए। किसी भी एग्जाम को क्लियर करने का मूल मंत्र यही है, पहली 2 चीजें कर लो, फिर सीख जाओ। फिर मत सोचो कि पथ में कितनी कठिनाइयां होंगी, जो कठिनाइयां होंगी उसके पार आना है बस। और जितनी बार आपको कठिनाइयां देखेंगे, आप जो बच्चे शायद वो जानते होंगे एक साइन वेव होता है, ठीक है। साइन अगर आप देखेंगे तो वो ऐसा होता है कि एक ऊपर गए हम फिर नीचे आएंगे, इस तरीके का प्लाटू टाइप होता है, अपना माउंटेन टाइप, माउंटेन के बीच में वैली। तो जितनी बार आप उस वैली के बीच में लोएस्ट पॉइंट होंगे ना मोटिवेशन में, उतनी बार आपको इनर पावर अगर आया अब और मेहनत करनी है, तो आप उस प्लेटू की ओर ऊपर जाएंगे, अपने परफॉर्मेंस को आप एनहांस करते जाएंगे। तो चुनौतियों से डरना नहीं, चुनौतियों को एक उसमें लेना कि ठीक है, अगर मुझसे टेस्ट पेपर में गलती हुई, मान लो आप टेस्ट पेपर दे रहे हो, आप एग्जाम दे रहे हो, अगर आपको टेस्ट पेपर में अपनी गलती पता लग रही है, इससे अच्छा कुछ नहीं होता। क्योंकि टेस्ट पेपर में काफी लोगों का मार्क्स का दौर रहता है, मार्क्स का दौर कभी नहीं होता टेस्ट पेपर में। टेस्ट पेपर आप देते हैं कि आप जो फाइनल जो युद्ध है ना उसको तैयार करें, आपके कौन सा हथियार सही नहीं है, कोई सा तीर अगर खराब हो गया हो या तलवार धार ना हो ना, उस तलवार में धार लगाने के टेस्ट पेपर होता है। तो बस वही, जब भी टेस्ट में कम नंबर आए कुछ खुशी मनाएंगे कि ठीक है, पता लगे कि इतनी गलतियां कर जाए तो मैं मुझे में इतनी गलतियां थी, इंप्रूव करें, लग जाए और फिर करते रहें, लेकिन हार कभी ना माने। हार गया वो लीडर नहीं बनेगा और वो वीर भी नहीं है जो हार मान जाए। और मैं पर्सनली कहना चाहूंगा कि जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर, आप लोग जब भी कोई भी एग्जाम प्रिपरेशन यूपीएससी छोड़िए, अगर आपको कोई भी दिक्कत पेश आती है ना, मैं अपना नंबर दे दूंगा, आप मुझे कांटेक्ट कर दीजिए, ठीक है। मैं आपको अगर आपको यूपीएससी नहीं देना, अगर आपको ऑटो देना, कैट देना, तो उन लोगों से कनेक्ट कर दूंगा। पर्सनली मैं बोलूंगा कि ये है, इन्हें प्लीज हेल्प कर देना। और ऐसा कोई नहीं है प्रोफेशनल लाइफ में जो किसी की हेल्प नहीं करना चाहे, सब लोगों को अच्छा लगता है, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी लगे विपत्ति है तो मैं हूं, बाकी लोग हैं, लोगों ने सब इतनी सारी चीजें करी हुई हैं, बाकी ने सारी चीजें करी हुई हैं। यहाँ पे अपने बीच में इतना सारा एक्सपीरियंस है जो शायद बहुत कम मिलता है, मतलब मेरी जितनी एज है उससे ज्यादा उन्होंने पढ़ाया हुआ है, तो मैं क्या ही कहूँ, मैं खुद कुछ नहीं हूँ। तो एक्सपीरियंस बहुत है आसपास, बस बिना झिझक अपना मानते हुए पूछ लो। इसके अलावा आखिर में जाते हैं तो बस एक चीज कहना चाहूंगा कि डरो नहीं, बढ़ते रहो, कितनी भी विपत्तियां आए चलते रहो। सुनहरा एक पल होगा जो इंतजार कर रहा होगा, सुनहरा एक पल होगा जो इंतजार कर रहा होगा, शायद उस शाम के बाद एक सुबह भी तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। थैंक यू। इस आयोजन के लिए हमने जो कल्पना की थी वो निश्चित तौर पर यह है, भाई मैं जी ने आपको बारीक से बारीक और बड़ी से बड़ी सारी बातें बताई। सर पर जो आईएएस एग्जाम होता है वो देना चाहते हैं, कितने बच्चे हैं? साधना एक दिन की नहीं,
यूपीएससी एग्जाम देना मतलब 5 साल सतत दुनिया से अलग लेकिन दुनिया के अंदर। आपने सुना होगा कि उनको नियमित अखबार पढ़ना होता है, क्योंकि करंट अफेयर्स क्या ताजा चल रही है खबरें दुनिया में, देश में और प्रदेश में, ये पर उनमें डूब नहीं जाना। अभी एक छोटा सा उदाहरण देके मैं आज के इस कार्यक्रम को विराम दूंगा। सुबह सहज रूप से बात हो रही थी गोकुल भाई से, उनके दोनों बच्चों ने आईआईटी की, ठीक है। मैं पूछा भाई उनके सब मित्र मंडली को लेके आ जाना। गोकुल भाई मैं बात को यहाँ बता रहा हूं, तो उनकी आपस की कोई मित्र मंडली थी, अर्थात उस गहन पढ़ाई में तो डूबे, दोस्ती यारी में नहीं डूबे, लेकिन दुनिया की समझदारी भी रखी कि दुनिया में क्या चल रहा है। तो बंधुओं,